समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाया करते। मल्टी चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन का जो भी एग्जाम होता है, जिसको हम लोग वनडे टेस्ट करते हैं, वनडे एग्जाम करते हैं, क्लर्क से लेकर के और कलेक्टर लेवल तक का एग्जाम में होता ही है। जैसे यूपीएससी में जो पेपर होता है पीटी का एग्जाम, वो उसी बेस पे होता है एमसीक्यू। बाकी बहुत सारे एग्जाम जो भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी होता है उसमें एमसीक्यू का एग्जाम लिया जाता है। अब एमसीक्यू में बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। थोड़ा सा भी अगर आप विषय पर आपका पकड़ हो, अगर समझते हो, जानते हो, तो कैसे निकाला जा सकता है। देखो इसके पास, इसमें आपको पता है कि 4 ऑप्शन होता है। कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, अगर मान लो क्वेश्चन पूछा गया कि राम कौन थे, अब ऑप्शन दे दिया गया कि अयोध्या के राजा, बी दशरथ के पुत्र, सी लक्ष्मण के बड़े भाई, और डी सभी, या इनमें से कोई नहीं। ये सवाल है, ये एमसीक्यू का सवाल। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब अगर आपको देखो, अब यहाँ पे कितना सुंदर क्वेश्चन है। अगर आपको राम के बारे में ये सब कुछ नहीं पता होगा, देने क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। अगर ये तीनों फैक्ट आपको नहीं पता है, तीनों फैक्ट आप जानते हैं कि सिर्फ दशरथ के पुत्र थे, लक्ष्मण के बड़े भाई थे, अयोध्या के राजा आप जानते ही नहीं थे। वो तो लंका से वापस आने के बाद, रावण के वध के बाद में अयोध्या के राजा बने थे। वो उससे पहले तो वो राजा थे नहीं, क्योंकि उनके पिता जिंदा थे। अब अयोध्या के राजा के बारे में आपको पता ही नहीं। उत्तरकांड में इसके बारे में मिलेगा जब वापसी हो गया तब। तो अब एक तो एस्पेक्ट ये है कि आप पूरी तरह से विषय को समझते हो, जानते हो, उसके बारे में समस्त सूचनाएं आपके पास हो। ठीक है। तो किसी भी एग्जाम में आप चाहे क्लर्क का एग्जाम देने जाए या कलेक्टर बनने जा रहे हो, आपसे अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 100 क्वेश्चन में 45 to 50 क्वेश्चन ही आप 100% जानते होंगे। इस तरह के क्वेश्चन में 100% कॉन्फिडेंस के साथ सारे फैक्ट, सारे इंफॉर्मेशन या सारे तथ्यों को आप जानते हो। यानी कथ्य तथ्य से आप पूरी तरह से भिज्ञ होंगे, आप जानते होंगे। ये इसका रेशियो होता है, अगर 100 क्वेश्चन होगा तो 40, 45, 50 इतना ही। एवरेज लड़के इतना ही जानते हैं। जो बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हैं वो 50 प्लस या 55 तक जानते हैं बस। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे के सारे बच्चे उससे अनभिज्ञ होते हैं, या जानते भी हैं तो 1 फैक्ट जानते हैं, 2 फैक्ट जानते हैं, बाकी 2 जानते ही नहीं है। ये सबके साथ होता है। तो इसीलिए जब आप परीक्षा हॉल में जाएं परीक्षा देने के लिए, तो आप ये सोच करके जाएं कि जितना भी आपके क्लासरूम में कैंडिडेट बैठे हुए हैं सब एक बराबर है। ये सबसे पहले तो अपने ध्यान में रखो। ये मत सोचो कि वो क्लासरूम में इंटर या एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करने से पहले तक पढ़ रहा है, वो सवाल का इतना अच्छा जवाब दे दिया, ये उसको देख करके सुन करके फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ठीक है। ये मान करके चलो कि आपको जितना आता है इतना ही में परीक्षा पास कर जाएंगे। आपको जितना आता है, जितना आपने समय दिया, आप बहुत जानते हैं। आप ये सोच करके घबराना नहीं है, किसी को देख करके इंफिनिटी अपने अंदर नहीं लाना है। ठीक है। न तो एंजाइटी पैदा होने देना है, न तो इंफिनिटी लाने देना है। आप सोच करके रखो कि 100 क्वेश्चन पूछा है तो हम आराम से 60 क्वेश्चन अपने से बना लेंगे। बनेगा, कैसे बनेगा ये भी बता देते हैं। ये क्वेश्चन का पैटर्न होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप आसानी से आप ढूंढ सकते हैं कि नहीं। अब जैसे मान लो यही ऑप्शन है, अब यहाँ पे कौन थे की जगह पे हम लिख देते हैं कि राम के बारे में असत्य कथन पहचानिए। ये वही क्वेश्चन, वही फैक्ट है, उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है कि राम के बारे में असत्य कथन पहचानिए।
अयोध्या के राजा थे, दशरथ के पुत्र थे, लक्ष्मण के बड़े भाई थे, ठीक है, और हनुमान के मित्र थे। अब इसमें से असत्य कथन पहचानिए। आप रामायण भी देखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रामायण भी पढ़े हैं। अब आप बता सकते हैं कि हनुमान के मित्र थे ये, कि हनुमान के मित्र नहीं थे? क्या राम हनुमान के मित्र थे? पता चलेगा नहीं। राम हनुमान के आराध्य थे, मित्र नहीं थे, ठीक है। तो आप रामायण देखे भी हैं, फिर भी आपको पता नहीं है कि राम हनुमान के मित्र थे कि आराध्य थे। तो दूसरा इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसमें भी बच्चे फंस जाते हैं। अब इन सब का समाधान कैसे है ये हम बताएंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। अब तीसरा कथन देखो, हो गया ये। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत चित्त रहिए। उसका उपाय हम बता देते हैं कैसे उसका समाधान होगा प्रश्न का। कोई जरूरी नहीं है कि 100 में 100 ही जानेंगे, आपको बता भी दिए। अब मान लो तीसरा कथन पूछ दिया गया कि राम के बारे में असत्य कथन पहचानिए, हो गया। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से मिलता जुलता, कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कथन और कारण पे। कथन और कारण पूछा जाता है कि मतलब कोई स्टेटमेंट है, जैसे राम अयोध्या वासी थे, अयोध्या के रहने वाले थे, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसके बाद कारण बता दिया जाएगा। अब स्टेटमेंट दे दिया गया कि राम अयोध्या के वासी थे, पहला स्टेटमेंट। कारण, अयोध्या अवध की राजधानी थी, अवध जनपद, अवध महाजनपद की राजधानी थी। कारण, ये कथन ये है, कारण ये है। और एक फैक्ट दे दिया गया कि अवध, राम अयोध्या के वासी थे, अयोध्या वासी थे, अयोध्या अवध की राजधानी थी। ये कथन है और कारण हम बता रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि अयोध्या में राम के वंशज रहते थे। अब इसमें से कथन ये है, राम अयोध्या के वासी थे, कारण कि अयोध्या अवध की राजधानी थी और अयोध्या में राम के वंशज रहते थे। तब अब यहां पे ऑप्शन दे दिया जाएगा ए, बी, सी, डी। ए में दे दिया जाएगा कि केवल ये इस कथन का, इस स्टेटमेंट का फैक्ट है, या ए और बी दोनों फैक्ट है, या फिर केवल बी फैक्ट है, सही है, इस कथन को पुष्ट करता है। इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथन और कारण। अब उस कथन को, उस स्टेटमेंट को, यानी कि कथन को कितना कारण सत्य प्रमाणित कर रहा है, ये आपसे पूछा जाता है। अब इसमें लड़के फंसते हैं। ये जो क्वेश्चन होता है ये लड़कों को फंसा देता है, लड़के परेशान हो जाते हैं। एमसीक्यू का सबसे टफ क्वेश्चन यही होता है, कथन और कारण वाला। लड़कों को परेशानी हो, हालांकि ये होता नहीं है, इसलिए परेशानी होता है क्योंकि वो बेचारे पढ़े ही नहीं होते हैं, कुछ जानते ही नहीं है, तो उनको परेशानी होती है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से जवाब दे देंगे। अब जैसे यहीं पर देख लो, इसमें से क्या लगता है, कौन सा स्टेटमेंट है जो इस तथ्य को पुष्टि करता हो? ये कथन है, तो कौन सा कारण है जो इस कथन को पुष्ट करता हो या सही साबित करता हो? तो सिंपल सा है कि अयोध्यावासी थे, यहां पे लिखा हुआ है, राम अयोध्यावासी थे। इसका मतलब है कि जहां पे वो वास कर रहे थे उसके पीछे वजह क्या था? या तो उनके पूर्वज वहां पे रहते होंगे या फिर उनके राज्य की राजधानी होगी, दोनों।
पता चला कि ये दोनों तथ्य जो हैं इस कथ्य की पुष्टि कर रहे हैं, ना। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट उस कथन को पुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता हो। तो ये थोड़ा सा टफ या ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है जिसमें लड़के परेशान होते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3-4 पैटर्न होता है एमसीक्यू में। एक तो सीधे पूछ देगा, दूसरा असत्य पहचानिए, तीसरा सत्य कौन सा है, और चौथा कथन कारण। ये 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका समाधान क्या है, कैसे इसका समाधान निकाला जाए? कोई जरूरी तो है नहीं, हमने बात पहले ही शुरुआत में ही, कक्षा के शुरुआत में ही बता दिया कि सभी लड़के 45 से 50 क्वेश्चन ही जानते हैं। स्टैंडर्ड अगर एग्जाम हो तो, माने कभी कभी क्या होता है, आयोग एकदम सस्ता क्वेश्चन पूछ देता है, चीप क्वेश्चन पूछ देता है, जिसमें कि अब जैसे आईएएस का एग्जाम हो रहा है, आईएएस का, यूपीएससी का, पीटी का एग्जाम हो रहा है, और एसएससी लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्या है, कौन है, कहाँ है। ये क्वेश्चन यूपीएससी कभी नहीं पूछता है, कौन क्या कहाँ। उसका थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है। अब बीपीएससी यूपीएससी के एग्जाम में तुम देखना, पीटी का जब रिजल्ट आता है तो उसमें एसएससी का तैयारी करने वाले या वनडे एग्जाम का प्रिपेयर करने वाले लड़के बहुत ज्यादा पीटी का रिजल्ट निकालते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव का ही तैयारी करते हैं। उनको मेंस वेंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस करने चले जाते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, और उनका रिजल्ट हो जाता है। और जो रेगुलर स्टूडेंट है यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाला, वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो मेंस का भी तैयारी करता है, वो ऑप्शनल पेपर का भी तैयारी करता है, वो बहुत कुछ तैयारी करता है, तो ज्यादा टाइम नहीं दे पाता है। तो अब ये समाधान क्या है इसका, कैसे, क्या 100% तो जानना पॉसिबल है नहीं। और एक बात ये भी याद रखो, कभी कभी किसी एग्जाम में, आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि एमसीक्यू का एग्जाम में, पहले कलर का एग्जाम में होता था ऐसा, निगेटिव मार्किंग भी शुरू कर दिया गया है, पहले नहीं होता था। जब हम लोग देते थे तब उस समय निगेटिव मार्किंग का यूपीएससी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब यूपीएससी में भी ये ले आ दिया गया है, तो अब थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो गया है। अब आपको देखना है कि वहां पे निगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन पूछा गया है या निगेटिव मार्किंग वाला है कि ऐसा ही है, सिंपल है। अगर आपको पता चलता है कि नहीं ये सिंपल है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप एग्जाम देने से पहले क्वेश्चन पेपर में जो पहले इंफॉर्मेशन दिया होता है उसको पढ़ लेना है, इंस्ट्रक्शन उसका पढ़ लीजिएगा कि उसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। अगर निगेटिव, हाँ मतलब 3 क्वेश्चन गलत होगा तो एक सही क्वेश्चन आपका भी गलत हो जाएगा, उसका नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जब स्थिति होता है तो एग्जाम थोड़ा सा सावधानी पूर्वक देना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सजग हो जाना है, संवेदनशील हो जाना है कि कहीं 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो सही क्वेश्चन का भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सामान्यतः आपके पास 2 ऑप्शन है इस समस्या से निकलने के लिए। एक वो है जिसमें आप पूरी तरह से भीग गए हैं, आप जानते हैं, नॉन है, आप जानते हैं। दूसरा वो क्वेश्चन है जिसपे आप अनभिज्ञ हैं, अननोन है। ये 2 तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें आप जानते हैं। तो आपको हमने बताया कि ये ज्यादा नहीं होता है, बहुत एक्सट्रीम आप नॉलेजेबल होंगे या एक्सट्रीम इंटेलिजेंट होंगे तो आप 55 to 60 क्वेश्चन जानते हैं। ये जीएस पेपर की हम बात करें, ऑप्शनल पेपर में लड़के ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, वो 85-90 तक जानते हैं ऑप्शनल पेपर में। पहले जैसे होता था, पीटी का एग्जाम में 2 पेपर होता था, एक ऑप्शनल पेपर का पीटी, एक अंक की कटौती नहीं है, तब तो आपके लिए रिस्क कम है। अब ये जो अनभिज्ञ वाला है, इसमें आप 0 जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, सन्नाटा है। अब देखो आपके पास क्या मेथड है, जिसमें आप जानते हैं जिस क्वेश्चन को, उसको साइड कर देते हैं, यानी 55 क्वेश्चन आप जानते हैं, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। अब इसका समाधान भी है, शॉर्टकट समाधान कि कैसे इसका समाधान निकाला जाए। 55-50 क्वेश्चन भी क्या 10 दिन में तैयारी हो सकता है? हो सकता है। 55-50 क्वेश्चन की तैयारी 10 दिन में हो सकता है। इसके लिए क्या करना है, तो आपको इस परीक्षा विशेष का प्रीवियस क्वेश्चन, पूर्ववत जो प्रश्न संग्रह है, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है, उसको पढ़ना है। आपको हम कब से बोल रहे हैं, हाँ
तो आपको हम इसीलिए उस समय दिए थे, क्योंकि हमको मेरा गट्स फीलिंग कह दिया था कि 1-2 महीने टाइम है, तो आप इसको जितना जल्दी हो सके 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको 50% 55 क्वेश्चन उसी प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप जिस एग्जाम का अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर अब दुहाई देने से कोई मतलब नहीं है, हाय तौबा करने से कोई मतलब नहीं है। अब आपको सिर्फ जाना है तैयार होकर के, और कहा जाता है ना कि चढ़ जा बेटा सूली पे भला करेंगे राम। अब आपको वही करना है, आपको वहां पे चले जाना है, जो होगा वो राम के भरोसे छोड़ देना है। अब इसमें कोई मंथन और विचार नहीं करना है, ठीक है। चढ़ जा बेटा सूली पे भला करेंगे राम, नहीं। मेरा इसी तरह के बोली की वजह से कई लोगों का हम अरमान कुचल चुके हैं, कई लोगों को हम तकलीफ दे चुके हैं, और हमको हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होता है जब तक से हम कुछ 1-2 व्यंग ना छोड़े। व्यंग छोड़ना हमारा आदत है, और जब तक से हम व्यंग नहीं छोड़ेंगे तब तक से हमारे भाषा में तरंग उत्पन्न नहीं होता है। तो भाषाई तरंग उत्पन्न करने के लिए हमको व्यंग देना पड़ता है, हमारा शौक नहीं है। भाषा में तरंग उत्पन्न करने के लिए हमको ये शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो आपके पास एक रास्ता ये है कि आप पूर्व का प्रश्न संग्रह जो है क्वेश्चन बैंक है, उसको आप अगर आप किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आइए हमारा मेन फोकस इस पे है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। ये ऐसा एरिया है जिसके जानने के लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ता है, इंटेंस स्टडी करना पड़ता है, और ये जो रिजल्ट दिलाता है यही एरिया दिलाता है। ये तो सब कुछ सभी बच्चे एवरेज कहने के क्लासरूम में घुसो तो सबको समान समझो, ये सब समान इस लेवल पे होते हैं। इस लेवल पे आप भी फिट हो जाएंगे। ये ऑल साइज फिट वाला है, ये सभी लड़के करते हैं। 50-55 क्वेश्चन सब लड़के करके निकलते हैं। अब एक एक क्वेश्चन का लीड लेने का जो मार होता है वो यहां से शुरू होता है, ये जो अनभिज्ञ वाला है। अब इसमें वही लीड करता है जो एवरेज कंटिन्यू स्टडी किया हो, औसत हर दिन स्टडी किया हो। उसका मतलब शेड्यूल में है कि वो 2 घंटा 4 घंटा हर दिन पढ़ेगा ही पढ़ेगा, और अलग अलग सोर्स से, अलग अलग टेक्स्ट से, अलग अलग सूचनाओं के माध्यम से वो अपना नॉलेज को गेन करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। एग्जाम के समय में वो 2-4 क्वेश्चन से लीड कर जाता है और उसका रिजल्ट फिक्स हो जाता है, वो गारंटेड हो जाता है कि इसका पीटी निकल जाएगा। बहुत सारे लड़के जो हैं आप देखेंगे यूपीएससी की तैयारी जहां पे बच्चे करते हैं, जैसे दिल्ली हुआ, इलाहाबाद, पटना, जहां भी लड़के तैयारी करते हैं, वहां देखिएगा तो बहुत सारे लड़के हैं, 90% लड़के शाम को घूमने निकलते हैं। सुबह में नाश्ता बनाएंगे, दोपहर में लंच बनाएंगे, रात को डिनर बनाएंगे। लगभग 4 से 5 घंटा वो इस खाने पीने घूमने में व्यर्थ कर देते हैं। जब बाकी जो टाइम बचता है उस टाइम पीरियड में वो अध्ययन करते हैं और इस लेवल पे आते हैं। ये सबके साथ होता है। अब जो जुनूनी है, जो एक टारगेट करके ही गया है कि हमको इस बार आर या तो पार करना है, अब न तो वो खाना बनाता है, न तो लंच बनाता है, न तो डिनर, न तो ब्रेकफास्ट, न तो घूमने जाता है। उसके पास जो भी टाइम है वो टाइम फुल एकदम स्टडी में लगाता है। वही बच्चा 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से लीड करता है और वही फाइनल सेलेक्ट होता है, किसी भी लेवल का एग्जाम हो। अब जो एवरेज वाले बच्चे हैं, इसमें से भी 2-4 बच्चे कम मेहनत में भी छटक करके यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन का लीड ले लेते हैं। अब ये कैसे ले लेते हैं, यही वो टेक्निक है जो आपको, अब आप उतना तो टाइम दिए नहीं है तो आपके पास रास्ता है नहीं, ऑप्शन है नहीं, तो आपके पास यही है कि ये जो लड़के हैं जो इसमें से चतुर हैं, चालाक है, वो कैसे पास हो जाते हैं 4 घंटा 5 घंटा ही पढ़ करके। तो वो तुक्का लगाते हैं। तुक्का लगाते हैं, तुक्का मतलब नहीं समझ रही है, गेस करते हैं। गेस करने को हम लोगों के यहाँ गेस नहीं किया जाता, हम लोग के यहाँ शगुन किया जाता है कि शगुन करो, तो ये शगुन कर लेते हैं। नहीं, हमको याद है हम बचपन में जब छोटे थे तो हम लोग गांव में रहते थे, तो पापा इधर बाहर जमशेदपुर में रहते थे, तो उस समय टेलीफोन उलफोन गांव में तो था नहीं, और लेटर उटर भी महीनों में आता था, तो संचार का व्यवस्था बहुत कम था। तो आजी जो थी हमारी, उनको जब मन होता था कि
पापा कब गांव पर आएंगे, तो क्या करती थी, चले जाती थी किसी के घर में, किसी पंडित जी के घर में, या किसी जो थोड़ा सा जिसके पास हाँ नॉलेज नहीं, जिसके पास थोड़ा सा, जिसका थोड़ा सा भगवान के पूजा पाठ करती है या करता है, मतलब थोड़ा सा परलोक के पे विश्वास करता है, ईश्वर पे विश्वास, जो थोड़ा आस्तिक ज्यादा है, उसके पास जाती थी और वहां पे वो शगुन करवाती थी, शगुन करवाती थी कि बबुआ कब आई है। तो शगुन में क्या होता था भाई, तो चावल या गिट्टी या कुछ भी रख देती थी और बोलती थी इसमें से चुन लो जो तुमको चुनना है। तो अपने इंट्यूशन से, अपने गट्स फीलिंग से वो चुन लेती थी। तो उसमें फिक्स रहता था कि ये पत्थर अगर उठाएगी दिन 2 महीना में, ये पत्थर उठाएगी तो 1 हफ्ते में, ये पत्थर उठाएगी तो बहुत जल्दी, जिसको हम हाँ आज भी शायद होता है, ये आजकल के बच्चों को पता हो। हाँ, तो ये चीज है, ये तुक्का। अब आपको भी यहाँ पर तुक्का लगाना है। अब तुक्का कैसे लगाना है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, जो 50 से ज्यादा वाला क्वेश्चन है। अब ये आपको कैसे तुक्का लगाना है, तो यहाँ पर तुक्का लगाने के लिए आपके पास ऑप्शन है। कैसे? अगर किसी बच्चे का थोड़ा सा भी अच्छा इंट्यूशन होगा तो तुक्का लगा देगा। अच्छा, तुक्का भी तर्क के आधार पर भी लगाया जाता है। तुक्का लगाने का भी 2 पद्धति है। अगर आप देखें तो तुक्का भी 2 तरह से लगाया जाता है। तुक्का लगाने का 2 पद्धति यह है कि एक तो तर्क बुद्धि पर लगाइए, यानी कि कोई भी क्वेश्चन है, अगर 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन में तर्क कीजिए। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आप पूछो या बोलो, अगर बोल सकते हो तो। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसका आप पहला फैक्ट जानते हो, दूसरा फैक्ट भी जानते हो, लेकिन तीसरा और चौथा नहीं जानते हो। हाँ 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 हाँ। अब मान लो ये क्वेश्चन है आपका कि कौन जैन सन्यासी थे, कौन जैन संत थे, यही तो। क्या क्या ऑप्शन है? अशोक, और क्या है? हर्षवर्धन, कनिष्क और चंद्रगुप्त। अब पता चला कि आप तीनों के बारे में जानते हैं कि ये तीनों बौद्ध थे, ये चौथा जो था ये जैन था। अगर ये जानते हो तो, अगर आपको पता है कि ये तीनों बौद्ध थे और ये अशोक का भी जानते थे, और ये भी जान लीजिए हर्षवर्धन भी बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसी के समय में वेनसांग आया था, और इसी के समय में चौथी बौद्ध संगति, सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी बौद्ध संगति इसी के समय में प्रयागराज में हुआ था, वेनसांग का। हाँ तो हाँ बताए होंगे। और कनिष्क भी बौद्ध धर्म का फॉलोअर था। ये चंद्रगुप्त जो था, नहीं, हाँ, कुषाण शासक था, ये कुषाण शासक था कश्मीर के क्षेत्र में। हाँ, ये जो अफगानिस्तान से लेकर के और कश्मीर का इलाका, मथुरा तक कुषाणों के प्रभाव में था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। तो आपको पता है कि ये तीनों के तीनों बौद्ध थे। अब इसके बारे में नहीं पता है, तो आप जब पता है कि ये तीनों के तीनों बौद्ध थे, तो स्वाभाविक है पूछा गया कि कौन जैन संत नहीं थे, तो आप यहाँ पे मार देंगे। अब आपको पता है कि सिर्फ अशोक के बारे में पता है और हर्षवर्धन के बारे में पता है कि ये दोनों के दोनों बौद्ध थे। अब इसके बारे में आपको पता ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे आपको शगुन करना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा सा भी अगर नॉलेज होगा इतिहास का, तो या तो आप तर्क करेंगे कि भैया ये दोनों तो आप जानते हैं, तर्क करेंगे कि भैया कनिष्क कहाँ का शासक था, उसके समय में कौन सी असली घटनाएं घटी थी, क्या हुआ था। तर्क करके आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो गया कि अरे कुंदग्राम में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था बौद्ध संगति, वो इसी के समय में हुआ था, तब तो याद आ जाएगा कि हाँ, कनिष्क भी बौद्ध धर्म का पोषक था। लेकिन अगर आप पता ही नहीं है तो तर्क यहाँ पे आपका होगा ही नहीं। अब यहाँ पे आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, और तुक्का लगाने के लिए आपको शगुन करना पड़ेगा।
अब शगुन कैसे होगा भैया? तो शगुन करने के पहले, शगुन करने का एक ही उपाय है। लड़के अक्सर क्या करते हैं, गलतियां क्या होती है इस तरह की परिस्थिति में, जब डायलेमा में फंस जाते हैं, आधा जानते हैं आधा जानते ही नहीं, आधा जानते हैं आधा जानते ही नहीं। जैसे अभिमन्यु की तरह, अभिमन्यु चक्रव्यूह में कैसे, चक्रव्यूह में कैसे जाना है, कैसे लड़ना है, ये तो उसको पता था, लेकिन कैसे बाहर आना है ये उसको नहीं पता था। बाहर आते समय उसकी माता जी सो गई थी, अभिमन्यु की माता सो गई थी जब वो कहानी सुनाया जा रहा था, तो अभिमन्यु बेचारा नहीं सुन पाया था। तो इसी तरह से आप भी हो सकते हैं, आप आधा जान रहे हैं आधा जानिए रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? तब आपके पास शगुन करना है। तो शगुन करने का एक ही मतलब है कि आप प्री डिसाइडेड माइंड होकर के क्लासरूम में घुसिए कि अगर जिस प्रश्न का आंसर आप नहीं जानते हैं या कंफ्यूजन है, तो उसके लिए आप डिसाइड करके रखिए कि हम बी ऑप्शन या सी ऑप्शन में से किसी को मारेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हम आपको दिए हैं, आपको करना सिर्फ एक ही को है, आपको डिसाइड करके जाना सिर्फ एक ही को, या तो बी या तो सी, ना तो ए ना तो डी। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब आपके पास ये देख लो कि आपका लकी नंबर कौन है, 1 2 3 4, या जो भी आपको लगता है, आपका डेट ऑफ बर्थ या जो कुछ भी है उसको कंक्लूड करके देख लो कि आपका मूलांक क्या है, उसी से निकाल लो। हालांकि ये हम आपको इसलिए बोल रहे हैं ताकि अपनापन आपको लगे इस वर्ड से, इस नंबर से, ठीक है। आप मान लो आपको बी अल्फाबेट आप पसंद है, तो आप हर एक क्वेश्चन में जिसमें आपको नहीं पता है आंसर, उसमें आप बी टिक मार दो आंख बंद करके। जिसका नहीं पता है या जिसमें तर्क भी नहीं कर पा रहा है, जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उसमें आप डिसाइड कर लो कि हमको बी मानना है। अगर 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आप पूरी तरह से जानते हैं, आप सही करके कर चुके हैं, बैठे हैं, 50 क्वेश्चन में आप डिसाइड कर लो कि आपको सिर्फ और सिर्फ बी ही टिक करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप लिख लो या इस क्लास का स्क्रीनशॉट ले लो और देखना, अगर आप 50 को 20 से करते हो तो आपका 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएंगे। कहां पहुंच गए आप? 65 से 70 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे आप। यही वो टेक्निक है जो पटना में रहने वाले लड़के दाल भात चोखा तीनों टाइम बनाते हैं, खाते हैं, शाम को घूमने भी जाते हैं, सिनेमा भी देखते हैं, फिर भी पास हो जाते हैं। वो इसी तकनीक से एवरेज तो कर लेते हैं 50, लेकिन 20 क्वेश्चन का जब लीड लेने के बारी आती है तो इस तकनीक से कर लेते हैं। तो आपको भी इस मेथड पे काम करना है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो, अगर निगेटिव मार्किंग है तो फिर यहां पर थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। अब क्या, तो आप निगेटिव मार्किंग में आप पूरी तरह से ईमानदार हो जाइए। या तो तर्क बुद्धि का प्रयोग कीजिए, एक एक को हटाते जाइए और शॉर्टलिस्ट करते जाइए, शॉर्टलिस्ट करके कर लीजिए। और अगर निगेटिव मार्किंग है तो ये मेथड मत अपनाइएगा। अब यहां पे आप अपना इंट्यूशन का प्रयोग कीजिएगा, पूर्वाभास, पूर्वाभास का प्रयोग कीजिएगा। पूर्वाभास कैसे होता है? जैसे देखो, अब मान लो हम कहें कि किस मुट्ठी में मार्कर का ढक्कन है, हाँ बताओ। अब ये आपका पूर्वाभास कैसे होगा? अब कैसे पूर्वाभास आपका सही होगा ये भी पता है? इसमें कि इसमें इसमें यही तो, इसका मतलब देखो इसी में ढक्कन है। तो पूर्वाभास आपका कैसे सही हुआ? पूर्वाभास ऐसे सही हुआ होगा कि आपको तुरंत जो चीज पे देखते ही तुरंत आपको आंसर मिला होगा, वही है पूर्वाभास। उस पर फिर कोई सवाल नहीं उठाना है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखे, 4 ऑप्शन दिखा, तो आपको जैसे ही देखे आपको ए पसंद आ गया तुरंत ही। आप जिसको जान, हमारा एक एग्जाम्पल था कि ए बी जो भी आपको पसंद आता हो, हम वो नहीं कर रहे हैं। हमारा एक, हाँ एक मिनट,
ये हो अरे कबू ये क्या कैसे दे दे देना आपके सांसद से लोकसभा में टकराई तो मरले बनाता आओ तो हम झूठ बोल के था मोरला संजीव का करुआ नहीं चाहे तो 4 बजे आएगा। हाँ अभी आज लेट से खाना भी खाए हम सो गए थे। तो आपका जो इंट्यूशन है किसी भी चीज को देखते ही तुरंत आपको स्ट्राइक करे उसको कैच कर लेना है वो आपको बहुत मदद करेगा। उस पर कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए उसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए आइदर वाइदर नहीं होना चाहिए। वो तुक्का आपका बहुत सटीक काम करेगा जैसा आपने आप अभी किया तुरंत। अगर आप क्वेश्चन पढ़े आपको कुछ जानते ही नहीं है सुने ही नहीं है पढ़े ही नहीं है तो आप वो कर लीजिएगा। निगेटिव मार्किंग में बात कर रहे हैं और अगर आप पॉजिटिव निगेटिव मार्किंग और अगर नॉन निगेटिव मार्किंग भी है तो भी अगर आपको तुरंत वो गट्स फीलिंग करता है कि नहीं आंसर यही सही है तो ये। और अगर आपके मन में द्वंद्व चलने लगता है ये होगा कि वो होगा तो आप यहाँ पे वाला बुद्धि अपना लीजिएगा। आप क्लासरूम में घुसने से पहले सोच लीजिएगा कि बी मारना है कि सी मारना है वो मेथड अपना लीजिएगा। तो ये 3 मेथड है आपके पास। अगर ये तीनों मेथड से 3 मेथड नहीं 4 मेथड से अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका पीटी का रिजल्ट होने की संभावना हो जाएगी। ये हम नहीं कहते हैं कि पूरी तरह से 100% श्योर है लेकिन 99% संभावना है कि रिजल्ट हो जाएगा। और पता चला कि कट ऑफ ज्यादा चले गया है एक्स्ट्रा ब्रिलियंट लड़के चले गए हैं तो फिर सीट कम है रिजल्ट कम आएगा। तो कई कारण है। बस रिलैक्स वो कुछ सोचना ही नहीं है। ये सोचना है कि आप जैसे आप ये सोच लो कि इसी बहाने आप गए थे घूमने के लिए आप एग्जाम दे दिए अच्छी बात है हो गया तो ठीक है। देखो एक बात समझ लो किसी भी चीज से अगर दिल लग गया ना तो बड़ी खतरनाक होता है वो नहीं होना चाहिए। अगर आप लग गया कि नहीं ये कर ऐसे नहीं होगा तो वो साला होगा भी नहीं फिर। हाँ हाँ तो दिमाग में ये रखो कि आप हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं हम ऐसा उन लड़कों के लिए उन एस्पिरेंट को नहीं बोल रहे हैं जो पूरी तरह से डिवोटेड हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो ये माइंडसेट रखें कि यार नहीं होगा तो जाने दो नहीं होगा। ये माइंडसेट उनके लिए है जो तैयारी नहीं किए हैं कम टाइम दिए हैं मतलब जस्टिस नहीं किए हैं अपने साथ। जो अपने साथ जस्टिस नहीं किया है उसके लिए यही एक रास्ता है बचने का। छोड़ दो अगर हो गया तो ठीक है नहीं हुआ तो भी ठीक है। यानी कि आप तू नहीं और सही और नहीं और सही नहीं। आजकल के लड़के यही ना करते हैं आप मिले तो ठीक आप मिले तो अच्छा नहीं तो दूसरे भला। हाँ तो आपको भी यही करना है। अब जो डिवोटी होते हैं नहीं हमको यही चाहिए तो यही चाहिए तो उनके लिए थोड़ा सा तो वो जो सोच के हो जो वैसे विद्यार्थी होते हैं या वैसे एस्पिरेंट तो टाइम देते हैं मेहनत करते हैं स्ट्रेटेजी बनाते हैं सब कुछ करते हैं सेक्रीफाई करते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं सोचे तो फिर वो अपने साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। तो आप तो 100% दिए ही नहीं है। आप तो हमको लगता है तैयारी में अपना 10% 20% भी शायद नहीं दिए होंगे। तो नहीं है तो फिर आपको यही सोच करके जाना है। आपका कॉन्फिडेंस इसी में होगा कि क्लास में जितने भी एस्पिरेंट है सब के सब आप ही के समान है। सब के सब 40-50 क्वेश्चन ही जानते हैं उससे ज्यादा कोई नहीं जानता है। उसके बाद सबका गट फीलिंग या उनका तुक्का ही काम आएगा। तो आप इसी मोड पे काम कीजिएगा ठीक है। या तो आप बी सिलेक्ट कर लीजिएगा या सी सिलेक्ट कर लीजिएगा।
उससे आपका भला हो जाएगा। समझ में आया? ये पीटी के एग्जाम में ये चलता है, मेंस के एग्जाम में यानी सब्जेक्टिव अगर एग्जाम हो उसमें ये चीज नहीं चलता। उसमें तो आपका नॉलेज का परख होगा ही, उसमें तो आपका स्किल का परख होगा ही। हाँ, आप जानते हैं तो वही लिखेंगे, अनाप शनाप लिखेंगे तो एग्जामिनर एक लाइन पढ़ के ही आपको दे देगा नंबर। सारा आंसर नहीं पढ़ता है वो एग्जामिनर। एग्जामिनर अगर 500-500 वर्ड्स का आपको आंसर लिखना है तो आपको देख करके ही आपका आंसर समझ लेगा कि आप 500 में लिखे हैं कि 900 में लिखे हैं कि 600 में लिखे हैं कि कोताही कामचोरी किए हैं, कम ही शब्द में लिखे हैं। दूसरा, आपका एक लाइन 2 लाइन पढ़ के ही समझ जाएगा कि आपका भाषा क्या है, भाव क्या है, समझते क्या है, दिशा क्या है, वो सब समझ जाता है। आप कॉपी किए हैं, चोरी किए हैं, वो पता चल जाता है। वो विशेषज्ञ लोग होते हैं ना। अब तुम ही हमारे सामने कोई किसी चीज को चोरी करके लाओगे, लिखोगी तो हम कॉपी देखते ही पकड़ लेते हैं। हम भले उस समय ना बोले, बाद में बोले, लेकिन हम तुरंत उसी समय पकड़ लेंगे, जज कर लेंगे कि कॉपी किया गया है या मिसगाइड आंसर दिया जा रहा है, टू द पॉइंट नहीं है, वर्ड लिमिट का फॉलो नहीं, वर्ड लिमिट फॉलो नहीं किया गया, वो पकड़ा जाता है। क्योंकि वहां पे एक लाइन देख करके ही पता चल जाएगा। नहीं, अब मान लो कि हमको पता है कि हम ड्राइवर हैं, हम स्टीयरिंग पे बैठते हैं, सीट पे ड्राइविंग सीट पे बैठते ही ड्राइवर जो होगा पकड़ लेगा कि हम ड्राइवर हैं कि नहीं है। पता चला कि चाबी लगाने वाला ही खोजने लगे आप, तभी ड्राइवर समझ लिया कि नया खिलाड़ी है। नहीं, अब गाड़ी स्टार्ट हुआ नहीं कि एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, आप हाय हाय करने लगे, तभी समझ जाएगा कि यार इंजन का थोड़ा सा इंजन ऑयल तो हाँ जो। अब कोई महिलाएं हमसे खाना बनाने में शर्त लगा ले, उसको लगे कि हम अनभिज्ञ हैं, हम बेवकूफ हैं, हम तो ऐसे दिखते हैं, ऐसे बात करते हैं, तो हम कैसे खाना बना सकते हैं। लगा ले शर्त, किसी भी तरह का खाना बना ले हमसे, अगर बेहतर बना दे और कम समय में बना दे तो हम मान जाएंगे। तो वो आपका अनुभव है, अनुभव से आप अच्छा कोई भी जज कर लेगा कि आप कैसा प्लेयर हैं, किस फील्ड के प्लेयर हैं। तो आपको बस यही करना है कि ये मेथड पे, इस स्ट्रेटेजी पे दिमाग में रखना है, जेहन में रखना है। आपने ज्यादा टाइम दिया नहीं है, 1-2 महीना से तैयारी शुरू किए हैं, वो भी पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़े हैं, आपका हेल्थ वेल्थ सही नहीं था तो छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। भगवान आपका हेल्थ ही सही नहीं रखा था, भगवान जब आपका हेल्थ ही सही नहीं रखा। हाँ, कई लड़कों का होता है कि जब एग्जाम आता है तो उनका फीवर हो जाता है, उनका हेल्थ डाउन हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं बेचारे, तो फोबिया होता है। तो ओबिया हाँ, अच्छा, कुछ लोगों को क्या होता है कि एग्जाम के समय में ही शौच आ जाता है। हाँ, हेल्थ सही नहीं है तो फिर मस्तिष्क भी सही नहीं रहता है। याद इसलिए नहीं रहा है कि पढ़ते समय सिर्फ आप वहां पे दिमाग रहता है, पढ़ने के बाद सारा दिमाग कहीं और रहता है। मान लो होता क्या है, जैसे घरेलू महिलाओं के साथ क्या होता है, जो हाउस वाइफ है या घर में रहने वाली कामकाजी महिलाएं, उनके साथ क्या होता है कि वो पढ़ाई का मान लो 24 घंटा का इतना टाइम, ये 24 आवर्स का एक सर्कल है। 24 आवर्स के सर्कल में मात्र ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड वो देती हैं अपने पढ़ाई पे, स्टडी पे। बाकी ये सारा टाइम उनका दिमाग रहता है, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, स्कूल भेजना है, पड़ोसी को हैंडल करना है, किटी पार्टी करना है, घर फैमिली से बात करना है, ये सारा टाइम रहता है। अभी जिस टॉपिक जिस सब्जेक्ट से पूरे दिन में टच में रहती हैं, ये सब उनके इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहता है, उनके दिमाग में घूमते रहता है। पढ़ा हुआ चीज सिर्फ और सिर्फ टेबल पे ही याद रहता है, टेबल के बाद जैसे उठते हैं वो छोड़ के चले। तो कहां से होगा बाबू रिजल्ट, कहां से आपका? आप पढ़िए कम, देखो पढ़ो कम, मान लो इतना ही समय पढ़े, लेकिन आप इसका बौद्धिक जुगाली करो। जैसे पशु होता है ना, पशु जो होता है खाना खाने के बाद पचाने के लिए क्या करता है, जुगाली करता है। तो आपको बौद्धिक, अगर आप कम पढ़ पा रहे हैं, ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं,
तो आपका यही समाधान है कि आप पढ़े हुए चीज का बौद्धिक जुगाली कीजिए, यानी उसको बार बार सोचिए, समझिए, घुमाइए दिमाग में, उसको कनेक्ट कीजिए। अच्छा, एक और चीज याद रखो, पढ़ाई का कई मेथड है, पढ़ने का, किसी भी चीज को पढ़ने का कई मेथड होता है। जैसे आप लोग जो नए नए लड़के होते हैं या जो नए नए एस्पिरेंट होते हैं, उनको अगर 20 पेज का कोई पत्रिका दे दिया जाए या पुस्तक दे दिया जाए तो 20 दिन लगा देते हैं पढ़ने के लिए। और स्वामी विवेकानंद जैसे जो लोग होते हैं, जो 1500 पन्ने भी एक घंटा में पढ़ लिए। क्यों पढ़ लिए? तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनको सब कुछ पता है पहले से। अब बाइबल खोले तो बाइबल का जैसे इंडेक्स पढ़े तो समझ गए कि इंडेक्स में ये है तो उनका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्योंकि वो पहले से सब कुछ जानते थे, अपने धर्म ग्रंथों को जानते थे, पढ़े थे। अब मान लो मोक्ष के बारे में आप पढ़ना शुरू किए, बाइबल में मोक्ष का क्या कॉन्सेप्ट है, लिबरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। उनको पता है कि मोक्ष का मतलब होता है कि भाई आत्मा का इस शरीर से मुक्ति। मोक्ष का सामान्य अर्थ सामान्य जन यही समझता है। अब अलग अलग धर्म में मोक्ष की अलग अलग कल्पनाएं हैं। सनातन धर्म कहता है कि मोक्ष का मतलब है जन्म मरण के चक्र से मृत्यु, दुख, तृष्णा, ईर्ष्या, मतलब ये जो माया है, माया से मुक्ति ही मोक्ष है, ये सनातन कहता है। अब जो बौद्ध धर्म कहता है कि सत्य का ज्ञान ही मोक्ष है, वास्तविकता का ज्ञान ही मोक्ष है। अब ये 2 डायमेंशन हो गया। इसी तरह से जैन धर्म भी कहता है। इस्लाम में मोक्ष का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां पे मोक्ष का मतलब, मोक्ष का अलग है कॉन्सेप्ट, लेकिन वो मोक्ष उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दैहिक सुख की परिभाषा मोक्ष में ला देता है। वो कहता है कि मोक्ष का मतलब है कि यहाँ पे दीन अमल कीजिए, यानी दीन का मतलब होता है धर्म, दीन का अमल कीजिए, और अगर आप दीन पर अच्छे तरीके से अमल करते हैं कुरान के अनुसार तो आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलेगा यानी कि आपको 72 हूरें मिलेगी, 72 सुंदर कन्याएं मिलेंगी। यह है इस्लाम का मोक्ष। तो हर एक धर्म ये कहता है कि मोक्ष है। अब आपको ये तीनों एस्पेक्ट पता है, 3 धर्म का एस्पेक्ट आपको पता है, तो स्वाभाविक है कि सीधे आप मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है बाइबल के पेज में जाएंगे और पलट करके देखेंगे कि मोक्ष का फाइनल क्रक्स कहां पे है। एक ही लाइन का होगा, आप तुरंत उसको स्ट्राइक कर लेंगे, हो गया, पढ़ लिया पूरा पन्ना, बाकी सब बकवास चीज है। जैसे होता है ना कि हमको कहना एक ही शब्द है और उसके लिए 1000 शब्द की हमने भूमिका बांधी। तो विवेकानंद ऐसे ही करते थे, उनको सब कुछ पता था, कुशाग्र बुद्धि के थे, वो किसी पेज ऐसे करते थे, देखते थे कौन सा शब्द क्या लिखा हुआ है, बस उनको जो चीज क्रक्स चाहिए था वो क्रक्स को आत्मसात कर लेते थे। उनको नया मिलता था तो आत्मसात करते थे, रिवीजन वाला मिलता था या रिपीटेड मिलता था उसको इग्नोर कर देते थे। तो वो पढ़े लिखे लोगों के लिए है, जो पढ़े हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वो 1000 पन्ना पढ़ने के लिए 2 साल लगा लेंगे। अब हम लोग के पास कोई भी किताब दे दो, हम लोग किसी भी किताब से जरूरी का जो सामान है उसको खींच लेंगे। ये उपयोग का है, बाकी सब यूजलेस है। ये परीक्षा में पूछा जाएगा, बाकी सब यूजलेस है, ये नहीं पूछा जाएगा। तैयारी में ये भी ध्यान देना होता है, किसी भी परीक्षा की तैयारी में ये भी जानना जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है आपको। हाँ, जब ये जान जाते हैं तो आधी तैयारी आपकी ऐसी ही हो जाती है और सही दिशा में तैयारी होने लगती है। समझ में आया? तो आपको परेशान नहीं होना है। आपका टाइम सर्कल देखिए कि आप लोग हाउसवाइफ या जो भी लड़कियां हैं, जो विवाहिता हैं, जिसको गृहस्थी भी देखना होता है, उनके साथ यही समस्या होता है। अब लड़की का, अच्छा, लड़कियों के साथ ये दिक्कत विशेष करके होता है। हाँ हाँ, तो क्या बोली? तो उसको तो हम उसी समय भेज दिए थे। क्या इतना बिजी क्या ऐसा करती है कि बिजी रहती है? उसको थोड़ा रिक्वेस्ट करो, उसको थोड़ा, हाँ, उसके लिए तो 10 मिनट का टाइम है। अब जैसे लड़के भी काम करते हैं,